चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हाल ही में डायबिटीज डे मनाया गया, यानी ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है एक पैंडेमिक के रूप में कि एक डायबिटीज डे भी मनाया जाता है, इसकी अवेयरनेस पे बात होती है। पूरी दुनिया की बात की जाए तो 82.8 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। मौजूदा ये 2022 का आंकड़ा है। भारत में ही लेकिन इसमें 21.2 करोड़ लोग हैं। 82.8 में से 21.2 करोड़ सिर्फ भारत में हैं और चीन में 14.8 करोड़, यानी एक बड़ा हिस्सा डायबिटीज़ के मरीजों का भारत और चीन में है। अमेरिका में 4.2 करोड़ है, पाकिस्तान में 3.6 करोड़, लेकिन उनकी आबादी के हिसाब से काफ़ी है, और इंडोनेशिया में 2.5 करोड़, ब्राज़ील में 2.2 करोड़। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर के पास गए ही नहीं, और ऐसे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो भारत में हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारत धीरे धीरे डायबिटीज़ कैपिटल बन रहा है, और ये कहना है ICMR की रिपोर्ट का कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ भारत में हैं। अच्छी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से डायबिटीज़ के मरीज़ ज़्यादा हैं। तो हम बात इसी बारे में करना चाहते हैं कि किस तरह से आप डायबिटीज़ को हरा सकते हैं, और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो पैनल, आपको मिलवा दें। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जुड़े हैं जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं, और डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी की जो संस्था है उसका नाम ही है फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़। यानी ये एक तरह से ये दावा है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ पे डायबिटीज़ रिवर्सल जो है वो हो जाएगी। हमारे साथ में इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में हैं डॉक्टर संदीप खरब जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जो कन्वेंशनल पारंपरिक जो तरीका है एलोपैथी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, उसमें भी नई नई रिसर्च आ रहे हैं, वो क्या हैं आपसे जानेंगे, और वजह के बारे में भी। डॉक्टर शबनम अंजुम आरा हैं जो आयुष मंत्रालय से हैं, और यूनानी सिस्टम में क्या तरीका है डायबिटीज़ को हराने का, ये भी जानेंगे। तो आज हम सभी सिस्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ पर किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है। अनूप गुप्ता हैं हमारे साथ जो कि डायबिटीज़ रिवर्सल कोच हैं, और इसके अलावा सुमन अग्रवाल हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है खान पान का कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ऐसे ख़ास लोग जिन्होंने डायबिटीज़ को मात दी है, और ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं जो डायबिटीज़ को हराना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं लोगों की कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। हमारे साथ में स्वामी जी जुड़े हैं, डॉक्टर रामा हैं, गरिमा हैं, और यहाँ भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को मात दी है। तो मैं आपसे अगर शुरुआत करूं कि आपको डायबिटीज़ कितने सालों रहा, और आपको कब आपने शुरुआत की रिवर्सल की जर्नी? मेरे को 2012 से डायबिटीज़ थी जो पहली बार डिटेक्ट हुई, और 2012 के बाद डायबिटीज़ की फिर वो मेडिसिन एक के बाद एक लेना शुरू कर दिया। तो शुरू में मेरे को HbA1c जो लेवल हम बोलते हैं दैट वाज अराउंड 9.1, और PP2 वो 400 लेवल्स के आसपास तक की डायबिटीज़ थी। फिर डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और वो सारा चलता रहा 2020 तक जी। फॉर्चुनेटली 2020 में, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँगा, फॉर्चुनेटली 2020 में मेरे को एक डॉक्टर ने इंसुलिन देने की कोशिश करी, तो मैं थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था उसको, और उसी समय मैं FFD के कांटेक्ट में आया। FFD फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़। सो फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद में मैंने उनका प्रोग्राम ज्वाइन किया, क्योंकि पिछले 8 सालों से मेडिसिन स्टार्टर्स की तरह खाता था मैं हर खाने के पहले, और स्टार्टर्स की तौर पे मेडिसिन स्टार्टर्स या कुछ भी खाना है तो उसके पहले आपको मेडिसिन खानी है। अच्छा, अब आप पूछ लूं आपसे कि अब आपका शुगर लेवल क्या रहता है? अब मेरा शुगर लेवल वो नॉर्मल रहता है, 5.4 से 5.7 8 के बीच में चलता रहता है। और आपने क्या बदलाव किया अपने खान पान और लाइफस्टाइल में? जल्दी से बता। खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया, घर में जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिप्लेस कर दिया। जैसे वाइट राइस है वो हटा दिया, उसकी जगह ब्राउन राइस लेके आ गए। नॉर्मल व्हीट के आटे की जगह जो है ज्वार बाजरा उस तरह की रोटी लेने लगे। खाने का तरीका समझ गए, कितने खाने की जरूरत है, कब कितना खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक बार समझ में आ जाती हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपसे डिटेल भी जानेंगे कि अगर ये सब चीज़ें आप करें तो आप अपने डायबिटीज़ पे काबू पा सकते हैं, और इंसुलिन पे जाते जाते आप बचे, और अब आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आपकी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है कि घर में किस तरह का खान पान उन्होंने आपको दिया। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं। स्वामी जी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपने कैसे कंट्रोल किया, और आपका शुगर लेवल क्या है? डायबिटीज को हरा दिया आपने अब? Yeah, I joined this program in 2016, June. Okay, within 15 days, my tablets were stopped. I was on tablet, my tablets were stopped.
and I was 75 kilo weight at that time. By the end of November, I was totally free from diabetes because I followed the glucose tolerance test. My sugar level fasting is below 100. Okay, PP is also close to 100 after 2 hours of use. That's my. अच्छा, रमा जी आप बताएंगे अपना तजुर्बा। हाँ जी, मुझको डायबिटीज पिछले मतलब 10 साल पहले था, 2013 से था, और 2019 में मुझको एक बीमारी हुई कि एक ट्रिगर थंब जैसे एक प्रॉब्लम चालू हो गया। मैं एक सर्जन हूँ, तो मुझको सर्जरी में प्रॉब्लम आता था। सो जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला ट्रिगर थंब इज अ रीजन ऑफ डायबिटीज। तो मेरे भाई ने बताया हुआ था मुझको फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज के बारे में, 2 साल से मैं सुन रही थी, बट आई डिडंट कनेक्टेड, बट ड्यू टू दिस रीजन आई डिड दिस रेसिडेंशियल प्रोग्राम एट पुणे, and the day one I was free from medicines and my sugars were normal, and since then 1st May 2019 till date my sugars are well controlled, and I had cleared GTT every year 5 times for the last 5 ठीक है। years. तो आप तमाम लोगों का जो ये तजुर्बा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर खरब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन इससे जुड़ी कई बीमारियाँ और हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पहले, और इससे क्या क्या बीमारियाँ और हो सकती हैं डायबिटीज़ की वजह से? अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डायबिटीज़ के सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम है कि कोई सिम्टम ना होना। इनफैक्ट आप सरप्राइज़ होंगे कि इंडिया में अगर इस समय 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो 50% को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को क्यों नहीं पता है। जब सिम्टम ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता होगा? हाँ, ये जरूर है। कैसे चलता है? कुछ तो रहता स्क्रीनिंग, होगा। एक तो मैम स्क्रीनिंग ही है, रूटीन स्क्रीनिंग आई थिंक हमें डायबिटीज़ के लिए कंसीडर करना। बहुत फ्रीक्वेंट भूख लगना, वो सब सिम्टम्स में लेट आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डायबिटीज़ सिम्टम्स की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, डायबिटीज़ पेशेंट में आएगा इंक्रीज यूरिनेशन के साथ, आपकी पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको रात को उठना पड़ता है, प्यास ज़्यादा लगती है, ज़्यादा शुगर है का वेट लॉस होगा, इन्फेक्शंस हो जाना, यूजुअली प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन होना, कहीं और चोट लगी उसका ठीक ना होना। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसे भी मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि पेशेंट आते हैं उनको नर्व डैमेज हो चुकी है, उन्हें पता ही नहीं चला। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ता है उनमें सिम्टम्स कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो उससे अपनी लाइफस्टाइल का जोड़ लेते हैं। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, ये भी जानें कि एक एक्सेप्टेड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सब लोगों को पता है, लेकिन मान लीजिए नहीं पता है, तो क्या होनी चाहिए शुगर लेवल औसत, और किसको डायबिटिक माना जाता है? अगर हम नॉर्मल शुगर लेवल की बात करें तो आम फास्टिंग शुगर अगर आपका 100 से कम है तो उसे नॉर्मल माना जाएगा मैम। उसके बाद अगर खाने के बाद या ग्लूकोज का एक चैलेंज लेते हैं, अगर उसमें 140 से 2 घंटे के बाद शुगर कम है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। इसी तरह से सर ने पहले HbA1c का बात किया तो 3 मंथ्स एवरेज रहता है, अगर वो 5.7 से कम है तो उसे नॉर्मल माना जाएगा मैम। और प्री डायबिटीज कब मानते हैं? उसके बाद में अगर फास्टिंग आपका 100 to 125 के बीच में है तो ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटीज। ऐसे ही खाने ग्लूकोज के 2 घंटे बाद 140 to 199 है तो ये भी प्री डायबिटीज है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किसको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, किस उम्र के बाद करनी चाहिए, और कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए ताकि पता चले? देखिए मैम, इनकी बड़ी अच्छी सी गाइडलाइंस भी हैं, बट इन जनरल इंडियन पॉपुलेशन जो है वो हाई रिस्क, जैसे आपने शुरू में स्टार्ट किया था कि इंडिया वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है, तो हम लोग हाई रिस्क में आते हैं। तो हमारे केस में कोई भी पेशेंट जो ओवरवेट या ओबीज़ है, जिनका वजन ज़्यादा है, एक BMI कैलकुलेशन रहता है वो ज़्यादा है, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री है जिसमें माताजी को बच्चे या उनके बच्चों किसी को डायबिटीज़, भाई बहन को है, वो लेडीज़ जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान जिनको शुगर हुआ था, या जिनके बच्चे का वजन 4 किलो से ज़्यादा है, वो लड़कियां जिनको PCOD जो आजकल बोलते हैं, पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ हैं, वो हैं, किसी को BP ज़्यादा है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया है। इसी तरह से जो पेशेंट पहले कभी शुगर किसी स्ट्रेस के दौरान उनका बढ़ा है, वो सब हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और उनको स्क्रीनिंग करना अक्सर करना है। 3 साल में तो उनको फिर करना ही करना है। तो अगर आपका नॉर्मल है तो भी 3 साल में आप स्क्रीनिंग करते रहें। तो स्क्रीनिंग से क्या रहेगा कि हम जो 50% मिस डायग्नोसिस है। और एक बात और कि जो आपने कहा ना कि भारत में हम हाई रिस्क में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्यों हम हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं? क्या जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, खान पान जिस तरह का रहा है हमारा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज़्यादा है, वजह क्या है? भारत बड़ा, मतलब भारत जो उपमहाद्वीप है ये बड़ा ही यूनिक है। हमारी जो डायबिटीज़ है वो कुछ मामलों में, हमारे यहाँ इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम होता है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स में,
हमारे यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ तकरीबन 10 से 15 साल पहले आता है बाकी देशों से, अगर हम वेस्टर्न काउंटर पार्ट से करते हैं। ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है, वो भी हमारे यहाँ जल्दी शुरू होती हैं। उसका एक बड़ा रीज़न जो ये दिया जाता है कि हमारा कुछ जेनेटिक फिनोटाइप वो ऐसा है कि हमारे यहाँ पतले होते हैं लोग, लेकिन बॉडी फैट ज़्यादा होता है। जी। आप सरप्राइज होंगे कि एक सर्टन BMI कैलकुलेशन रहती है जिसमें वेट हाइट मेजर करते हैं। हमारे यहाँ हार्ट प्रॉब्लम का होना एक कोकेशियन या जैसे जो गोरे लोग रहते हैं उनसे 2 या 4 BMI पहले हमें शुरू हो जाता है। जो डिजीज रिस्क हैं वो हमें ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो आंतों के आसपास या जो टमी फैट है वो हमारे यहाँ ज़्यादा रहता है। जैसे विसरल फैट भी विसरल कहते हैं, फैट और जो एब्डोमिनल फैट होता है, तो वो यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि लोग पतले हैं लेकिन पेट के इर्द गिर्द चर्बी ज्यादा, और वो बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट मैम हमारे यहाँ थिन फैट डायबिटीज का टर्म दिया जाता है इंडियंस को। थिन फैट, सो वी आर थिन ओवरऑल बट वी टेंड टू हैव मोर फैट। सार्कोपिनिक ओबेसिटी हमारे यहाँ एक टर्म है कि मसल मास कम है और हम मोटे हैं। सो हमारी डायबिटीज बड़ी यूनिक है जी। और यूनिक में, लेकिन हमारे पास चैलेंजेस हैं तो हमारे पास ऑप्शंस भी उतने ज़्यादा। बिल्कुल, तो उस ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी के पास मैं आना चाहूंगी कि ये जो डायबिटीज़ कैपिटल भारत बना है और आपने एक मिशन की शुरुआत की है, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़, और इतने 4-5 लोगों से हम यहाँ पर अभी मिले जो जिन्होंने इससे फ़ायदा हासिल किया है, तो क्या सबसे पहले आप बदलाव करवाते हैं डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जिससे शुगर कंट्रोल में आती है लोगों की, खान पान में, लाइफस्टाइल में? सबसे पहले उनका जो ओवरऑल कैलोरीज हैं दिन भर का, वो हम देखते हैं कि 1600, 1800, कभी कभी 2000 तक भी रहता है। तो वो थोड़ा कम किया जाता है, 1200, 1300, 1400 के बीच में लाया जाता है कैलोरीज। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, हम देखते हैं कि ओवरऑल एसिड ज्यादा है उनके खाने में। मतलब सुबह की शुरुआत चाय से शुरू हो जाती है, उसके साथ 1-2 बिस्किट रहते हैं। फिर नाश्ते में देखेंगे तो थोड़ा पोहा है, उपमा है, या इडली है, डोसा है, पराठा है, ये सब रहता है। तो इस सब से शक्कर जल्दी बढ़ती है जी। और शक्कर खुद ही एसिडिक है। हाँ जी, ग्लूकोज एसिडिक है, चर्बी भी एसिडिक है। तो जितनी शक्कर जल्दी बढ़ेगी उतना एसिड बढ़ेगा, उतना सूजन पैदा होगी, उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए नाश्ते में थोड़ा सा स्प्राउट्स लाते हैं, थोड़ा सा सलाद लाते हैं, और थोड़ा दाल के नाश्ते जिसमें इडली, डोसा, ढोकला अप्पे ही रहते हैं, लेकिन मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, ये सब लेके आते हैं। और मेन लंच और डिनर जो है उसमें 25% का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें अनाज 25% ही लेना है, क्योंकि इंडियंस यूजुअली अनाज 70% के आसपास लेते हैं। मतलब 2-3 रोटी खा लेंगे। को किस चीज से रिप्लेस करते हैं उसके बदले? फिर लोगों को तो ये लगेगा डॉक्टर त्रिपाठी कि हम खाएं क्या, क्योंकि आदत ऐसी है 70% अगर अनाज खाते हैं। बैलेंस करना है। 2-3 रोटी के साथ अगर 1 कटोरी सब्जी आप खा रहे हैं जो लंच में होती है, क्योंकि दाल लेके नहीं जा पाते हैं काम के समय, तो 1 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी सलाद, या अनाज में ही 50% दाल मिक्स करके आप 2 रोटी लेके जाओ, लेकिन प्लेट में 50% आप सब्जी और सलाद लाओ। उससे कैलोरीज भी कंट्रोल में आती है, बॉडी अल्कलाइन बनती है, शुगर कम बढ़ती है, और धीरे धीरे उनकी शुगर कंट्रोल में आने के बाद पैनक्रियास को भी आराम मिलता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि मीठा, लोग कहते हैं कि डायबिटीज हो गई तो हमने मीठा छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? चाय में चीनी नहीं पी रहे हैं या मिठाई नहीं खा रहे हैं, तो ये गलत है नोशन। मीठा छोड़ने का क्या मतलब होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम करना है, सिर्फ चीनी छोड़ने से मीठा छोड़ना नहीं होता। जी, एक उदाहरण देता हूँ। एक पराठा जो है उसी में 7-8 चम्मच शक्कर है। आप से बात कर रहे हैं तो पराठा हम जानते हैं दिल्ली में, तो एक पराठे को हम कभी 7-8 चम्मच शक्कर की तरह देखते नहीं है, लेकिन वो 7-8 चम्मच शक्कर बन जाता है, क्योंकि एक पराठा जो है वो अगर 40 ग्राम गेहूं से बना हुआ है तो 40 ग्राम का 80%, मतलब 32 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है जो शक्कर बनेगा। मतलब 6 चम्मच तो शक्कर बनेगी ही बनेगी। वैसे ही 1 प्लेट पोहा 5 चम्मच शक्कर है, 1 प्लेट उपमा 5 चम्मच शक्कर है, 2 इडली भी 5 चम्मच शक्कर है, डोसा भी 5 चम्मच शक्कर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इडली, डोसा, पराठा खाएंगे नहीं, लेकिन पिछले 30-35 सालों में जब से लिबरलाइजेशन हुआ है 1990 से, हमारे यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल खाना बढ़ गया, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसमें सफेद चावल है
इवन गेहूं जो खा रहे हैं वो भी इन्फ्लेमेटरी ज्यादा है, उसके अंदर ग्लूटेन ज्यादा है। उसी की जगह पे थोड़ा आप बाजरा, ज्वार, मिलेट्स लें, लेकिन मिलेट्स में रागी ना लें, क्योंकि रागी शुरुआत में शुगर बढ़ा सकता है। रागी से शुगर बहुत शूट होता है और कई लोगों को रागी से भी नुकसान होता है। तो थोड़ा हमें नॉलेज लेना पड़ता है अनाजों के बारे में, और घर पे सारे लोगों को थोड़ी आदत लगानी पड़ती है ताकि उनको मजा आए वो खाने में। दाल बढ़ानी पड़ती है और सबको दाल बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास ये ज़रूर और जानना चाहेंगे कि खाने में अगर हम बदलाव करते हैं तो डायबिटिक लोगों को किस तरह का अनाज खाना चाहिए। हमारे साथ अनूप जी भी हैं और सुमन जी भी हैं। एक तो ये बात हुई अभी अनूप जी के जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, हम जो खाना खाते हैं उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाज़ार से भी हम ऑर्डर करते हैं, इस तरह के खाना की चीज़ें खाते हैं जिससे सीधे आपका ग्लूकोज बढ़ता है। तो भारत के खान पान में क्या था पहले? अब ये जो हम मिलेट्स की बात करते हैं, ज्वार बाजरा लोग हमेशा से खाते थे, पारंपरिक खान पान में आपके ये सब शामिल था। ये कैसे बदला? क्योंकि गेहूं और चावल जो है, ऐसा नहीं कि विलन है, पहले भी लोग खाते थे, पर पहले क्या अलग था, क्या प्रॉब्लम अब है? क्या इसलिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल। खाने में तो काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, पर जो दो ऐसे एलिमेंट है जिन पे हम फोकस नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो है आपके स्ट्रेस लेवल्स एंड आपकी स्लीप क्वालिटी। क्योंकि अगर मैं देखूं एज ए होलिस्टिक डायबिटीज रिवर्सल कोच, तो डायबिटीज रिवर्सल इज ए टीम गेम जहां पर एक्सपर्ट की जरूरत होती है और हमें एक इंसान के 5 डायमेंशंस पे काम करना होता है। एक तो फिजिकल हेल्थ, दूसरा डाइट एंड न्यूट्रिशन, थर्ड इज स्लीप क्वालिटी एंड फोर्थ इज स्ट्रेस लेवल्स एंड फिफ्थ इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, आज 70% से ज्यादा लोग इंडिया में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, पर्सनल लाइफ। और जनरली स्ट्रेस को आप ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट नहीं कर सकते, बट स्ट्रेस की वजह से ब्लड शुगर बढ़े हुए निकल रहे होते हैं। तो जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम ओवरऑल असेसमेंट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो डायबिटीज का जो ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं उसका मेन रीजन क्या है। फिजिकल की वजह से है, डाइट एंड न्यूट्रिशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से है, या स्लीप क्वालिटी की वजह से है, क्या रीजन है। और फिर उसके बाद उन्हें अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज अप्रोच दी जाती है। दूसरा आता है स्लीप के बारे में। स्लीप आज देखा जाए तो इंडिया में मतलब इट्स द थर्ड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री। मतलब हिंदुस्तान में 6 घंटे से एवरेज 6 घंटे की स्लीप है, और नींद कम होने का सबसे बड़ा रीजन है हमारी देर रात तक जागना और रात को सोने से पहले मोबाइल फोन, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना। और हमारी पूरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन जो हमारी रिदम्स है, इट इज ड्राइव्ड बाय सूर्योदय और सूर्यास्त से चल रही होती हैं। तो अब देखिएगा कि रात के जब हम आज से लाखों करोड़ों साल पहले जंगलों में रहते थे तो अंधेरा हो जाता था, और हमारे यहाँ पर ब्रेन पे एक पिनियल ग्लैंड है जो एक हार्मोन बनाती है, मेलाटोनिन हार्मोन, जो हमें सोने के लिए तैयार कर रहा होता है। अब आज के जमाने में हमारे घरों में इतना लाइट है, दिन में इतना लाइट है, रात को 9 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं और उसके सामने हमारे पास मोबाइल फोन रहता है, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। रात को 8, 10, 11 बज रहे हैं पर अभी भी दिन है कि रातों से समझ में नहीं आता है, और जो मेलाटोनिन हार्मोन जिस क्वांटिटी में बनना चाहिए उतनी क्वांटिटी में बन नहीं रहा होता है, और आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो जब स्लीप प्रॉपर नहीं होती वहाँ पे जब लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो आप होलिस्टिक हीलिंग में सबसे पहले इस पर भी ध्यान देते हैं कि स्लीप पैटर्न कैसी है और स्ट्रेस कैसी है। डॉक्टर खरब, ये स्ट्रेस जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है शुगर लेवल को बढ़ाने में? मैम, स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, इन सब का बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट रहता है डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ होने में भी बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, और जिनको डायबिटीज़ है उनका शुगर कंट्रोल बिगड़ने में भी बड़ा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। शुगर शूट होता है स्ट्रेस से, तो अगर लैक ऑफ स्लीप से। इनफैक्ट मैम, अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इतने सारे पेशेंट्स जो शिफ्ट जॉब्स पे हैं, इतने सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो कि US बेस्ड जॉब करते हैं, जो रात में जागते हैं, उससे कंट्रोल करना हमारे लिए सच में चैलेंजिंग होता है। उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो ये है कि उनका टोटल आवर्स ऑफ वर्क बढ़ जाता है। उनके यूजली हम लोग 2 या 3 बार खाना खाते हैं, वो यूजली 3 से 4 बार उनका जो स्नैकिंग रहता है रात की ड्यूटी में वहाँ पे रहता है। उसके साथ में एक डायनल रिदम रहता है, हमारी बॉडी का एक सर्टन रिदम है कि हम उठेंगे सुबह, उस समय हमारे कुछ हार्मोन्स ज़्यादा होंगे जैसे कॉर्टिसोल, फिर शाम को बहुत कम हो जाते हैं रात के टाइम। लेकिन अगर आदमी रात को जाग रहा है तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन सारे दिन ज़्यादा रहता है। हाई कॉर्टिसोल का मतलब है कि आपके इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हर चीज़ बढ़ेगा आपको। तो स्ट्रेस और स्लीप, लैक ऑफ स्लीप बहुत बड़ी कारण है शुगर के बढ़ाने में। यानी कि अगर आप सर्काडियन रिदम नहीं फॉलो करते, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का जो रिदम होना चाहिए जिसके साथ साथ आपके शरीर चलता है, तो फिर ये सब खतरे बढ़ जाते हैं। तो यूनानी सिस्टम में क्या है इसका
इलाज भी, और आयुष क्या सजेस्ट करता है डॉक्टर अंजुम? सबसे पहले धन्यवाद नगमा जी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि आयुष मंत्रालय का एक पार्ट है और आयुष का एक पार्ट है, उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन डायबिटीज़ को ऐसे ट्रीट करती है कि वो एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पर ट्रीट करती है। जो होलिस्टिक अप्रोच है वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसा कि डॉक्टर अनूप ने कहा कि स्लीप एक बहुत बड़ा पैटर्न है। मैं आपको बता दूं ये 4000 पहले ये बात प्रूफ हो चुकी है और ये कही जा चुकी है हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में, हमारी किताबों में, कि हमारे यहाँ 6 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिनको असबाब सित्ता ज़रूरिया कहा जाता है। उसमें स्लीप एक ऐसा फैक्टर है, उसका नंबर 1 जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर है, फिर है आपका खान पान, फूड एंड ड्रिंक्स, उसके बाद आपका फिज़िकल एक्सरसाइज और स्लीप एंड अवेकनेस, रिटेंशन एंड इवैक्यूएशन, और इसी तरह से साइकिक है। तो ये 6 जो फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ, ये 4000 साल पहले ही बता चुके हैं और उस टाइम में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, फिर भी डायबिटीज़ भी इतनी नहीं थी, उसका इतना प्रेवलेंस भी नहीं था। जबकि आज WHO ये कहता है कि चाइना के बाद इंडिया है जो कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया, डायबिटिक कैपिटल जो है वो बनने जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये 6 फैक्टर्स पे अगर काम किया जाता था तो वैसे भी जो है हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एटमॉस्फेरिक एयर की, जो हमारा नंबर 1 पॉइंट है, अगर एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो अगर हम अच्छी साफ़ सुथरी हवा लें, आप आजकल देख रहे हैं दिल्ली और आसपास AQI क्या है, तो अपने आप में बहुत सारी बीमारियों की जड़, वो अपने आप में ही एक जड़ को ख़त्म कर सकती है। नॉट ओनली डायबिटीज़ बट वेरी रिस्क फैक्टर जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हैं। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, डॉक्टर खरब भी यहाँ पर हैं, आप भी हैं, डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी हैं, अलग अलग सिस्टम है, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि सोना, स्ट्रेस, खान पान, ये तमाम चीज़ें, तो कहीं कोई इसमें टकराव तो नहीं है? अलग अलग सिस्टम में हम सब मिल के काम कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लोग क्या सजेस्ट करती हैं डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, अगर आपके पास कोई आता है तो? आयुष मंत्रालय जो है इस चीज़ में मैं अपने आप को थोड़ा सा यूनिक मानूंगी कि एक तो हमारे यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं, सेकंड हमारे यहाँ बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जी। मैं ये कहूँगी कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये गलत बात है। इन दवाओं से ट्रीटमेंट और लोगों के रिवर्सल भी हुए हैं, जैसे यहाँ पर इनका रिवर्सल हुआ है डायबिटीज़, या फिर वो के ज़िंदगी भर दवा खानी है? नगमा जी आपने मुझे बहुत अच्छे समय पे बुलाया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं एक दिन अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देख रही थी अपने हॉस्पिटल में, और वहाँ पे पेशेंट देखते देखते मैं सडनली मेरा पेन छूट गया और मैं जो है वो जस्ट ऐसे अपनी कुर्सी के पीछे हो गई। मुझे कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, कोई हाइपरटेंशन, इनफैक्ट मेरे पीछे भी कोई हिस्ट्री नहीं है, नॉट माई फादर मदर, किसी को नहीं है। सो मैंने सोचा इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ माई वर्क प्रेशर, तो मैंने जूस लिया, पानी लिया, नर्सिंग स्टाफ आया, सब ने मेरा बीपी चेक किया, शुगर चेक करा, तो शुगर वाज 90 ऑन डे 1। उसके बाद फिर सेकेंड डे हुआ, सेकेंड डे मेरा शुगर ऐसी ही तबीयत रही और सेकेंड डे मेरा शुगर ड्रॉप हुआ टू 80, और थर्ड डे मेरा शुगर ड्रॉप हुआ 70, और फोर्थ डे मेरा शुगर ड्रॉप हुआ 60। मुझे अपोलो में एडमिट होना पड़ा क्योंकि मेरा शुगर ड्रॉप हो गया था 50, और आई वॉज सो कंसर्न कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इट वॉज वेरी एब्रप्ट लो शुगर। यस। सो जब मैं एडमिट हुई और मेरे इंसुलिन लेवल्स चेक हुए तो ये एक टर्म पता चली कि ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है। डॉक्टर संदीप जानते होंगे सर कि रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, आपके शुगर्स तो कम हो जाते हैं लेकिन यू आर प्रोन टू डायबिटीज़, यानी आप डायबिटीज़ के स्टेज में जा रहे हैं, यानी यू आर इनटू द प्री डायबिटिक फेज। अब ये बहुत हैरानी की बात है कि शुगर्स कम हो रहे हैं और आप डायबिटीज़ कैसे हो सकते हैं? जी जी। तो उसका जो इटियोपैथोजेनेसिस है वो यही है कि रिएक्टिव शुगर, यानी आपको एक ये सिग्नल आने लगता है आपकी कुछ उम्र में। सिग्नल के ऊपर काम किया और आपने यूनानी सिस्टम से ही अपने आप को ठीक किया उन्हीं दवाओं से। जी, मैं ये मेरा पर्सनल अपना पिछले महीने का एक्सपीरियंस है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे ठीक हो सकता है, तो लोगों के लिए इनकरेजिंग है। सुमन जी हमारे साथ हैं, सुमन अग्रवाल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं, इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स या लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ये बड़ी चीज़ें हैं और न्यूट्रिशन उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके बारे में अभी बात की थी डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने भी और तमाम लोगों ने बात की है। तो न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे आप
खान पान में सुमन क्या बदलाव सजेस्ट करती हैं लोगों के, क्या बदलाव आया है? अब लोग अवेयर भी बहुत हो रहे हैं, पर पहले के मुकाबले अभी डायबिटीज़ इतनी बढ़ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो थैंक यू नगमा जी फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और हम डायबिटीज़ लोगों पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और हम लोग ने देखा है कि जो डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि पोहा की मात्रा ज़्यादा, जैसे डॉक्टर अनूप ने कहा कि स्ट्रेस लेवल है और डाइट थोड़ा इम्बैलेंस है और स्लीप कम होती है, तो ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। बट सबसे बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं वो हम जो कि एक्चुअली हमारी फाइट इसी के लिए है, जो कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं उसके ऊपर, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमने देखा है कि अगर हम इंसुलिन का टेस्ट कराएं लोगों का, जो कि प्री डायबिटिक कंडीशन होती है बिटवीन 5.7 and 6.3, तो हम डायबिटीज को तो ठीक कर ही देते हैं डाइट बैलेंस करके, बट उस पर हमारा मेन काम होता है हाई इंसुलिन वालों का शुगर सही होता है, कम नहीं होता, बल्कि उनका पोस्ट शुगर लो होता है। लेवल्स ऑफ इंसुलिन जनरली 10 से ज़्यादा होता है फास्टिंग एंड जनरली 25 से ज़्यादा होते हैं पोस्ट। वो शुगर लेवल नहीं होता, वो होता है लेवल ऑफ इंसुलिन इन योर ब्लड। तो हम उसकी भी टेस्ट करते हैं और हम उनको उसके बाद उसके बारे में बताते हैं, जागरूकता दिलाते हैं कि इस ढंग से हम डायबिटीज होने से आप बचा सकते हैं। विद एंडोक्रिनोलॉजी जो भी हमारे पैनल पर हैं उन्हें बात करवा कि इनकी दवाइयाँ पहले के लिए हो सकती हैं कि नहीं बिफोर 6.3, और अर्ली मेडिकेशन से और डाइट से अवेयरनेस से हम आपको ठीक करते हैं। तो इसमें बहुत तरीके होते हैं, एक्चुअली बहुत मीन्स होते हैं। सबसे पहले हम अपना विटामिन डी चेक करते हैं। वेरी लिटिल विटामिन डी इज रिलेटेड टू वेरी हाई, तो हम विटामिन डी को ठीक करते हैं। उसके बाद बहुत स्लीप की बात आई हुई होगी, तो स्लीप इज द स्लीप ऑफ योर हेल्थ। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होती तो सारे डायग्नोज करके कॉल करते हैं, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे ओवरईटिंग हो या नो एक्सरसाइज हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्लीप। उसके बाद तीसरी चीज हम ध्यान देते हैं उनकी प्रोटीन बैलेंस, क्योंकि डायबिटीज हाई होने की अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होती तो सारे डोमिनोज एक करके एक फॉल करते हैं, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे ओवर ईटिंग हो या नो एक्सरसाइज हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्लीप। उसके बाद तीसरी चीज हम ध्यान देते हैं उनकी प्रोटीन बैलेंस पर, क्योंकि डायबिटिक्स हाई शुगर होने की वजह से बहुत जल्दी मसल लॉस करते हैं, तो हम उनकी प्रोटीन की संख्या को बराबर रखते हैं। हाई प्रोटीन भी नहीं देते, बट हर मील पे प्रोटीन देते हैं, जिससे शुगर अपटेक ब्लड में स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, जिससे उनके शुगर को हम कंट्रोल करते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज फर्स्ट क्लास प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो वेजिटेरियन के फर्स्ट क्लास प्रोटीन केवल दूध, दही, पनीर, चीज़ से ही मिलता है। और दाल वगैरह में अगर 25 ग्राम दाल में 6 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें 11 से 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो भी हाई लेवल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। इंडिया में हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रचलन डायबिटीज का क्यों देखा है? उसका मेन कारण यही है कि इंडिया प्राइमरीली एक वेजिटेरियन कंट्री है, तो वो अपने प्रोटीन के रूप में ज़्यादातर दाल का इस्तेमाल करते हैं, और दाल भी हाई कार्ब होता है और उसको हम राइस के साथ में खाते हैं। तो राइस से शुगर अपटेक बहुत जल्दी होती है ब्लड में, बिकॉज इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी से भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो वेजिटेरियन है वो क्या करेंगे। आप अगर प्रोटीन कंटेंट आपके खाने में कम है तो वेजिटेरियन सोर्सेज भी तो प्रोटीन के होते हैं। डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, उसके बारे में बताएंगे प्लीज। हाँ जी, प्रोटीन एक तो सबसे पहले हमारे हिसाब से ओवर हाइप्ड हो गया है कुछ समय से। अगर आप गहरे रिसर्च में जाके चेक भी करेंगे कि कैसे 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम आया है एज अ रिकमेंडेशन, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस और स्टेप्स आए हुए हैं। पीपल डू वेल ऑन 0.5 ग्राम प्रोटीन टू 0.85 ग्राम प्रोटीन। अगर आप बेल शेप्ड कर्व देखेंगे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स का, तो 0.44 टू 0.83 तक आता है। पॉइंट नंबर 1। तो प्रोटीन एसिडिक भी होता है, ये भी याद रखना चाहिए। आखिर प्रोटीन है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रोटीन होता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम जब प्रोटीन इंटेक करते हैं उसको वापस ब्रेक डाउन करते हैं अमाइनो एसिड्स में और वापस उसको रीसिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं हमारे खुद के लिए। ठीक है, तो ऐसे कई क्या बोलते हैं स्टडीज भी हैं और एविडेंसेस भी हैं कि वेजिटेरियंस और इवन वीगन्स बहुत अच्छा प्रोटीन उनके डाइट से ले सकते हैं। जी। अब कहाँ से आएगा? बेसिकली हमने इस देश में
दाल कम यूटिलाइज किया है, अनाज ज्यादा यूटिलाइज किया हुआ है। लेग्यूम्स, पल्सेस। एक धारणा ये बन जाती है कि जो इंडियन डाइट है वो ही गलत है, हम दाल चावल रोटी इतना ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर खरब ने बताया भी कि यहाँ पर विसरल फैट, एब्डोमिनल फैट जो है वो ज़्यादा है। आप पतले भी होते हैं लेकिन फैट कंटेंट ज़्यादा है। तो हमारे खाने में क्या गड़बड़ है डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी? जो डायबिटिक्स आते हैं उनको पहले 2 या 3 महीने हमको खाना कम ही करना पड़ता है, उनको प्रोटीन ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। तभी जब मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तब उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, और तब प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आप अलग अलग सोर्सेज से उनको दे सकते हैं। तो प्रोटीन का शुरुआत में रोल इतना बड़ा नहीं है। जैसे पहले भी पता है कि हम फैट प्रोन ज्यादा है। मैं पिछले वाले शो में भी बता रहा था कि पैनक्रियाज में 1.5 ग्राम चर्बी बढ़ने से भी डायबिटीज होता भी है, और अगर हल्दी तो रिवर्स भी होता है। तो हमें चर्बी कम करना, ग्लाइकोजन रिजर्व्स कम करना, इसके पीछे पहले पड़ना पड़ता है। इसलिए टोटल कैलोरी कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल ओवरऑल, और बैलेंस ऑफ ग्रेन, दाल सब्जी सैलेड विद सोक नट्स, सीड्स, स्मूदी, लाइव फूड बढ़ाना, 25-30% जिंदा खाना जो आपके शरीर को अल्कलाइन करेगा और आपको अच्छा माइक्रोन्यूट्रिशन देगा। क्योंकि मिनरल अगर डेफिशिएंसी है, मतलब कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, वो भी शरीर को एसिडिक करते हैं, और सुबह के बाद एसिडिक है चाय से, फिर नाश्ते से, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो अच्छे मिनरल्स है, खनिज छीन लेते हैं, और खनिज हमारे बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। इसलिए सोक्ड नट्स और सीड्स का बड़ा रोल है। बादाम, अखरोट आप 5 से 10 भिगो के खाओ, सुबह भिगो के शाम के खाओ। उसके बाद अलसी के बीज है, पंपकिन सीड्स हैं, सेसमे सीड्स हैं, कई सीड्स हैं, वो 3-4 चम्मच रोज खाने लग जाओ, उसका भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी, तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, डायबिटीज़ से कितनी परेशानी कैसी कैसी होती है, और सिर्फ डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी है लेकिन उसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ती हैं, इसकी भी मिसाल यहाँ पर है। आप दोनों अपना तजुर्बा बांटना चाहेंगी कि क्या हुआ आपके घर में डायबिटीज़ से? जी, मेरे हस्बैंड को बहुत साल से था, उसके बाद इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब आँख से बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। शुगर की वजह से आँख की रोशनी चली गई? हाँ, ऐसा बंद हुआ कि लॉकडाउन में अपने से बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। फिर एम्स ले गए तो वहाँ नहीं हो पाया, तो यहाँ दिखाया। बहुत पहले से जब छोटी तब से सुन रही हूँ कि डायबिटिक, अब मैं खुद हो गई हूँ, तो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड माफिया है, दवा आ चुकी है और वो जाहिर नहीं करते। एक तो ये इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी ये कि जब कैंसर के पास जब जाता है वही पेशेंट, कैंसर पेशेंट, तो डॉक्टर कहते हैं आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन शुगर पेशेंट वाला नहीं कहता कि आप ठीक होंगे, आप लाइफ हमेशा खाएंगे। तो इसमें मुझे फ़र्क बताइए क्या है वजह है? ठीक, देख, हाँ, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन पहले लूँगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मैम कि कभी भी ना एक जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए लाइफ में। एलोपैथी की जब हम बात करते हैं तो हम एविडेंस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी केला खाएगा उसका शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी का जब आप सक्सेस स्टोरीज़ की बात करते हैं, एक सक्सेस स्टोरी के पीछे 50 फेलियर्स होते हैं। हमें कभी जनरलाइज नहीं करना। आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर इन सेंडिंग द मैसेज। आपका दूसरा क्वेश्चन था मैम, आई थिंक रिगार्डिंग रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ या कैंसर, एलोपैथी। हाँ बिल्कुल मैम, हमें तो दूसरा आता नहीं है। देखिए बड़ा सिंपल सा है। जब हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर के बारे में क्या कहते हैं कि आपका कैंसर, एक टेक्निकल टर्म है रेमिशन बोलते हैं। कभी भी कैंसर रिवर्सल नहीं बोला गया आज तक। हम कहते हैं कि आपको किसी को कैंसर हुआ, सपोज मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, सर्जरी हुआ, रेडिएशन हुआ, आज के दिन कैंसर आपके शरीर में नहीं है, स्कैन हुआ, नॉर्मल हो गया, लेकिन वो कभी भी रिवर्सल नहीं बोला जाता है। वी कॉल इट रेमिशन। रेमिशन का मतलब है कि आपका टेस्ट होते रहेंगे, आपको कल को दोबारा हो सकता है, आज के दिन नहीं है। सिमिलरली डायबिटीज़ रिवर्सल कोई टर्म नहीं है मैम मेडिकली, वी डोंट एक्सेप्ट इट। आई मीन सम पीपल माइट, मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं इसको हमेशा कहता हूँ डायबिटीज रेमिशन बना रहता है कि आपको दोबारा से शुगर, आप वेट बढ़ा दीजिए, आप वहीं पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़ है, ये जो वेट लॉस का कॉन्सेप्ट है, इतना आसान नहीं है वेट लॉस करना और उसे मेंटेन करना। वेट लॉस करना रिलेटिवली आसान काम है, मेंटेन करना मच मोर डिफिकल्ट है। हर पेशेंट के बस की बात भी नहीं है कि वो मेंटेन कर पाए। देखिए मैं अगेन कहूँगा कि हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं और हमें बड़ा खुश और हमें प्रेरणा उन्हीं से लेना है, लेकिन सच्चाई से आप पीछे नहीं जा सकते हैं। तो डायबिटीज़ मैम रिवर्सल नहीं, पर रेमिशन आप जरूर कर सकते हैं। अब रेमिशन में भी आप मानेंगे बहुत अच्छी हाई क्वालिटी स्टडीज है। सवाल था कि क्या कोई दवा ऐसी आ गई है जो डायबिटीज़ को ख़त्म कर दे? तो अभी नहीं आई। डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है मैम। टाइप 1 है,
नहीं, माफिया तो नहीं है। देखिए मैम, हाँ, डायबिटीज दो तरह की तो कम से कम 4 तरह की है मैम, इनफैक्ट बहुत तरह की है। 4 तो टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में सब टाइप से दुनिया भर के, टाइप 4 है। पर ये जरूर मान लीजिए कि टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है, टाइप 2 में वेट लॉस का बड़ा रोल प्ले। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट अगर वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो बीमारी से ही बहुत पतले हो जाते हैं, उनके डायबिटीज खत्म नहीं वो हो इंसुलिन सकती। से ही होगा। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, ऐसा ना हो कि एक मैसेज आता है कि टाइप 1 डायबिटीज है और वो टाइप अपना 2 खत्म कर डायबिटीज जो है, लेंगे। जो लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से Correct. है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं और आप उससे आज़ाद रह सकते हैं। लेकिन ये खतरा हो सकता है कि आपको दोबारा वो हो। उसमें भी मैम देयर आर टेस्ट टू फाइंड आउट हु विल रिस्पॉन्ड, हु विल नॉट। हेलो सर, माय नेम इज़ प्रेरणा एंड आई एम फ्रॉम संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद। मुझे ये जानना था कि इफ़ समवन इज़ डीलिंग विद अर्थराइटिस तो उसको फिर उसके बाद डायबिटीज़ हो जाता है, तो विल इट वर्सन द केस, मतलब क्या उसके अफेक्ट होगा उसकी हेल्थ के ऊपर उस चीज़ का? व्हेन वी टॉक अबाउट आर्थराइटिस, आपको देखना पड़ेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके ट्रीटमेंट एसोसिएटेड जो ड्रग्स हैं उनसे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिजिकल एक्टिविटी कम रहेगा। यूजली ऑस्टियोआर्थराइटिस ओबीज लोगों में ज़्यादा होता है तो वो डायबिटीज़ रिस्क पे रहेंगे। नेचुरली कोई भी आर्थराइटिस जो आपको लिमिटेड जॉइंट मूवमेंट देगा तो फिजिकल एक्टिविटी कम होगा, डायबिटीज़ रिस्क बढ़ेगा। सिमिलरली जो ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारे लोग जो हैं ग्लूकोजामीन्स यूज़ करते हैं वो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं। स्टेरॉइड्स यूसेज इन आर्थराइटिस इज़ वेरी कॉमन, समटाइम्स दे आर अप्रूव्ड ऑल्सो, तो उन सब से डायबिटीज़ बढ़ता है। सो डेफिनेटली इंक्रीज रिस्क रहेगा आपके केस में। एज मैडम सेड कि AQI लेवल जो है अपने एयर का विच इज़ ऑल्सो डिटोरेटिंग द हेल्थ, तो उसमें हम घर पे ऐसा क्या करें? बिकॉज आजकल के टाइम में ब्रिस्क वॉक्स हम ले नहीं सकते बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर लंग्स एंड अदर थिंग्स। तो ऐसा घर पे क्या करें फिजिकल वर्कआउट और फिर अपने जो मील्स हैं उसमें ऐसा क्या चेंज करें जिससे कि बेटर रिजल्ट रहे और ब्लड शुगर जो वो कंट्रोल रहे? तो फर्स्टली इफ आई मे ऐड, AQI levels at home are also pretty bad, we should understand that। घर में भी AQI if you calculate बहुत हाई आने वाला है। In terms of improving AQI, I think that is first part. You can use certain gadgets, you can at the same time you can have plants in homes which improve that। आप दरवाजे बंद रखना है, खिड़कियां बंद रखना है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि हवा क्रॉस हो जाएगी, क्रॉसिंग वाला कॉन्सेप्ट वाला ये टाइम नहीं है। तो ये तो प्रोसेस है जिससे आप AQI को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देखिए कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज है वो हेल्प करता है ना। कार्डियो डज नॉट मीन कि आपको दूर ही जाना है, आप घर पे साइकिलिंग रख सकते हैं, ट्रेडमिल्स हैं, योगा इज़ अ वेरी गुड वे। तो डॉक्टर खरब जो कह रहे हैं, अंजुम आप मानती हैं इस बात को? आपके यूनानी सिस्टम में जैसे आप कह रहे हैं कि क्योर होता है, क्या इसका इलाज हो जाता है, ख़त्म हो जाती है डायबिटीज़, या फिर ये खतरा हमेशा बना रहता है कि वापस भी डायबिटीज़ आ सकती है, पर कुछ एहतियात तो बरतने होते होंगे? जी, हमारे यहाँ जो है एक स्पेशल डायबिटिक की क्लिनिक चलती है और मैं ख़ुद उस क्लिनिक में पार्ट लेती हूँ और जीरियाट्रिक क्लिनिक भी करती हूँ मैं। उसमें मैंने ये देखा है कि ख़ास तौर से जीरियाट्रिक क्लिनिक उनको कहते हैं जो बूढ़े लोगों की क्लिनिक होती है, अबव 60। सो मैंने ये देखा है कि मेरे 70 to 80% जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक हैं और जब वो मेरे पास आते हैं तो वो सारी दुनिया से घूम के और अब हार के आते हैं कि अब हमें एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खानी है क्योंकि अब हम थक चुके हैं। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज होता है उस टाइम में। तो हमारे यहाँ कुछ प्लांट बेस्ड दवाएं होते हैं, कुछ एनिमल ओरिजिन दवाएं होती हैं और कुछ मेटल्स ओरिजिन दवाएं होती हैं। तो 3 तरह की दवाओं पे हम काम करते हैं। सबसे पहले हमारा ये रहता है, फर्स्ट जो अप्रोच रहती है हमारी, कि वो हम प्लांट बेस्ड दें क्योंकि उनका सबसे कम साइड इफ़ेक्ट है। जी। तो प्लांट बेस्ड में जैसे आप हमारे यहाँ कुर्से ज़ियाबितीज़ के नाम से आती है, जो ये डायबिटीज़ वर्ड निकला है ये एक्चुअली ज़ियाबितीज़ वर्ड से निकला है, जो कि मैं आपको बताऊँ कि 4000 साल पहले ये बात निकली है। सो कुर्से ज़ियाबितीज़ में मतलब आप देखें तो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक गिलो है और एक गुड़माड़ बूटी है। ये दोनों प्लांट बेस्ड हैं और ये क्यों इफ़ेक्टिव हैं? ये हमारे यहाँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसलिए भी है क्योंकि हम इनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे काम करते हैं। जी। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? प्लांट्स में वो एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं जो कि किसी भी बीमारी को लड़ सके। सो फॉर एग्जांपल जो आप टाइनोस्पेरा कॉर्डिफोलिया है, जो आप जिसको गिलो कहते हैं, उसमें टाइनोस्पोरिन होता है, एक ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी रखता है। सो हम इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं। हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से खुद हमारे रिसर्चर्स ने इसकी स्टडी की है और ये पाया है कि इसके अंदर ये जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये जो है ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी करता है। ये एनिमल स्टडीज़ भी हुई हैं और ह्यूमन स्टडीज़ भी हुई हैं।
मैं एक हमारे साथ और केस स्टडी एक तरह से जिन्होंने अपनी शुगर पे कंट्रोल किया है वो जुड़ी हुई हैं गरिमा जी। गरिमा, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि आपने कैसे शुगर कंट्रोल किया? जब मैंने फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज ज्वाइन किया था तब मुझे डिप्रेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी, हाई बीपी और डायबिटीज ये सभी कुछ था। लेकिन प्रोग्राम ज्वाइन करने के विद इन 7-8 डेज में मुझे डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो गई और विद इन 2-3 मंथ्स हाई बीपी की भी बंद हो गई और कोलेस्ट्रॉल मेरे नॉर्मल लेवल्स पे आ गए। और डिप्रेशन, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा डिप्रेशन कब चला गया। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज का, ये बहुत ही सस्टेनेबल प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हमको ग्रेजुअली तैयार किया जाता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें। और आगे मैंने 4 साल मैंने लाइफस्टाइल में फर्स्ट तो डाइट में चेंजेस किए। सेकंड में बहुत इनएक्टिव थी तो मुझे फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज की ओर से कहा गया कि मुझे एथलेटिक आइडेंटिटी चूज करनी है। तो मैं वर्कआउट मेरा बढ़ गया और उसके साथ एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, वो भी किया। हमारे साथ में सुमन जी जुड़ी हुई है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपने तमाम बातें बताई सुमन जी। इसमें एक सस्टेन तरीके से डायबिटीज से छुटकारा पाने के लिए या मैनेज करने के लिए आप क्या टिप देंगी लोगों को? मैं ये बताऊंगी कि राइस का कंजम्पशन कम करें। राइस बहुत बढ़ाता है शुगर को। जो वाइट पॉलिश्ड राइस है, वाइट पॉलिश राइट, बट सांबर राइस है, कोंकणी कुछ राइसेस हैं, रेड राइस, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, वो सब ठीक है खाने के लिए। लो जीआई राइस जो भी हैं। फ्रूट्स में अवॉइड करें, ये 10 फ्रूट्स छोड़ के बाकी सब फ्रूट्स अवॉइड करें। आप ले सकते हैं एप्पल, पेयर, पोमेग्रेनेट, गुआवा, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, पपनस विच इज बजोरा। सो ये सब फ्रूट्स आप खा सकते हैं। बाकी सब फ्रूट से आपका शुगर बढ़ेगा। हर डायबिटिक आके मेरे से पूछता मैं पपाया खा सकता हूँ क्या? वो चीनी से शुगर के बराबर, सब चीनी से। आम के बारे में भी सब पूछते हैं। या सब पूछते हैं, बट पपीता तो सब कोई खाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। उसके बाद है सब्जियों में हम बताते हैं कि आप पोटैटो, अरबी, सूरन, जैकफ्रूट, बीटरूट, कैरेट या पम्पकिन का सेवन कम करें या ना करें, जिससे शुगर बढ़ती है। उसके बाद जो हम बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज, मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि उनका वेट लॉस, ये डायबिटिक अपने मसल लॉस करते हैं बिकॉज उनका शुगर यूटिलाइज भी नहीं होता बिकॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो बहुत मसल ड्रॉप होता है उनका हाई शुगर की वजह से भी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी। तो उनको वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो करना बहुत ज़रूरी होता है। और बैलेंस जो बताया मैंने, फर्स्ट क्लास प्रोटीन का बैलेंस, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, स्नैक्स में भी और डिनर में भी, ये चारों में। तो एक मैं यहाँ पर हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं और जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ पर कंट्रोल किया है फिलहाल, उनकी पत्नी भी हमारे साथ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तमाम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने खाने पीने में से क्या बदलाव किया? एक्चुअली हम लोग ने अपनी चाय को, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि उसे आप रिप्लेस कर दीजिए स्मूदी से, क्योंकि आपकी बॉडी को एसिडिक, सबसे पहले कुछ भी एसिड लेने से अच्छा है आप उसे कुछ एल्कलाइन चीज़ लीजिए। तो हम सबसे पहले स्मूदी लेते हैं। एंड ब्रेकफास्ट में जैसे हमें बताया गया है कि हम दाल बेस ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उसी में हम डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं, जैसे दाल के चीले हो गए, दाल के अप्पे हो गए, इडली भी बनानी है तो वो भी हम दाल की बनाते हैं। तो अब एक मैं आखिरी आप तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहूँगी। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे शुरू करूँ कि जो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमको भी शुगर से छुटकारा पाना है तो कैसे अप्रोच करें, क्या करें? जैसे आपकी संस्था को भी लोग ज्वाइन करते हैं, सुमन जी हमारे साथ हैं, आपके क्या प्रोग्राम है, बताएंगे आप लोग एक एक करके प्लीज? फिजिकल लेवल पे मोटी गाय से दुबली गाय और दुबली गाय से तगड़ा घोड़ा, ये जर्नी है। सिंपल। गरिमा जी ने बताया नहीं, वो 100 किलोमीटर साइकिलिंग करती हैं अभी, जो पहले नहीं कर रही थी। अच्छा। स्वामी जी ने बताया नहीं वो क्या क्या ट्रैकिंग किए हैं हिमालय में, और 7 या 8 बार उनका जीटीटी क्लियर हुआ है। तो वो तगड़ा घोड़ा का जो बात है फिजिकल लेवल पे वो जरूरी है। 30-35% लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन है, वो हम PHQ-9 और GAD-7 क्वेश्चनर से एनालाइज करके फिर उनको वो हिसाब से काउंसलिंग, जर्नलिंग और मेडिटेशन वो करवाते हैं। तो फिजिकल लेवल पे काम करें आहार और व्यायाम के द्वारा, मेंटल इमोशनल लेवल पे काम करें जैसी जरूरत है, और विश्वास रखें कि हो सकता है। अनूप जी, आपकी कोई टिप? जी बिल्कुल, सभी एक्सपर्ट ने बता ही दिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है।
आप चैट जीपीटी पे गूगल पे डालें, सब किसी को मालूम है सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, पीपल नो एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। वो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की, सही कहा आपने। तो वहां पर जो सबसे बड़ी चीज आती है वो बात आती है ग्रुप कोचिंग की और अकाउंटेबिलिटी की। तो बेसिकली डायबिटीज रिवर्सल और रेमिशन इज अ टीम वर्क, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको डायबिटीज को मैनेज करना है, सही तरीके से रिवर्स करना है, तो एक ऐसी कम्युनिटी के साथ में करें जहां पर लाइक माइंडेड लोग हों, और हम इंसान है एक दूसरे के रिजल्ट से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, राइट। तो और वहां से हमारी कंप्लाइंस रेट भी बढ़ी रहती है। जो अभी करंट हेल्थ केयर सिस्टम है वहां पर क्या है, लेट्स से आई एम ए पेशेंट, मैं जाऊंगा कंसल्टेंट के पास, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और मुझे बता दिया कि भाई आपको जंक फूड नहीं खाना है, टाइम टाइम पे करना है। नाउ आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन मैं वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ किसी को पता नहीं है, 30 डेज के बाद फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरे डोजेस बढ़ते जाएंगे। सो द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन या जो चाहिए है डायबिटीज रिवर्सल और मैनेजमेंट को हमारे देश को, वहां पर एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए और एक कम्युनिटी बेस्ड, ग्रुप थेरेपी बेस्ड अगर प्रोग्राम होगा जहां पर लोगों के कंप्लाइंस रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर अकाउंटेबिलिटी रहती है, ग्रुप थेरेपी रहती है, एक सपोर्ट रहता है कम्युनिटी का, जिससे आप सही कहा कि पूरे परिवार को साथ आना पड़ेगा, कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा, एक तरह से सोच, एक तरह की सोच रखने वाले लोगों को साथ आना पड़ेगा, तब आप डायबिटीज को हरा सकते हैं। डेफिनेटली मैम। और मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ये चीज़ें प्रोसेस फॉलो करते हैं, अपने शुगर चेक करते रहें, अगर वो कंट्रोल नहीं आ रहे हैं तो दवाइयों की सहायता लें, मेडिसिन आर देयर टू हेल्प यू आउट। अनलेस अगर आप शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं करेंगे, आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, आज नहीं 5 से 15-20 साल बाद। तो उन चीज़ों को हमेशा याद रखना है। अगर आपके शुगर बढ़ रहे हैं और आप मिस कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो रही हैं, वो आपको दिख नहीं रही हैं, इनफैक्ट वो अभी भी टेस्ट में भी नहीं आएंगी। तो कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस के नहीं, रिजल्ट अगर आपको देखने हैं तो डेली प्रोसेस ठीक होना चाहिए। तमाम प्री डायबिटिक्स या तमाम लोगों के लिए भी है कि अगर आपको अभी लक्षण नहीं दिख रहे हैं और आप डायबिटिक नहीं है तो भी एहतियात करें। एक्सरसाइज, मसल मास का लॉस एक बहुत बड़ा खतरा होता है। डेफिनेटली मैम। आपकी कोई टिप? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही कोविड के टाइम पे आयुष पद्धति को बहुत ज़्यादा सराहा था जी। और मैं ये कहूँगी कि आयुष में बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ आप लोगों को इस बाउंड्री से इस बाउंड्री आना है। एंड मैं ये भी कहूँगी कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हमें इंटीग्रेट करके ही कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, इट इज़ अ टीम वर्क। अगर HbA1c किसी का 6.5 है तो यूनानी मेडिसिन से टोटली क्योर हो सकता है, मैं आपको कह सकती हूँ। लेकिन वही अगर उसका HbA1c 8, 9, 10 है तो हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रख सकते हैं विद एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज वेल एज आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हाँ, जो लोग दवा पे, ये भी बताना ज़रूरी है कि तमाम जगहों पर डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी के वहाँ भी मैंने देखा कि कहा जाता है कि आप दवा नहीं छोड़ें अपनी, आप अपनी दवा कंटिन्यू करें, पहले अपनी लाइफस्टाइल में आप बदलाव लाएं, जब चीज़ें कंट्रोल में हों उसके बाद आप दवा से छुटकारे की बात कर सकते हैं धीरे धीरे, जो कि हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि आप उससे आज़ाद हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण इस विषय पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि आप सब लोगों को कुछ और जानकारी मिली होगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए और सतर्क रहें इसे लेकर। धन्यवाद।